ये जो पूरा आरोप है, क्यों लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है या आप पर ये आरोप लग रहे हैं? क्या मुख्य कारण क्या हो सकता है? सर ये टोटली एक कंफ्यूजन है। उनका आरोप है कि मैं इरफान अंसारी से मिला हूँ। अरे इरफान अंसारी को तो मैं कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, कहीं बात नहीं किया। मुझे धमकी दी गई कि तुम पैसा मंगवाओ नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, पैसा मंगवाओगे तो तुमको छोड़ देंगे। और ये जो दूसरा मामला आप पे दर्ज हुआ है 1 जून को जी हाँ, दुमका सदर जी हाँ, के थाने जी में, हाँ। इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? क्या आप अगला कदम उठाएँगे? देखिए कदम क्या उठाना है, जो भी है फाइट करना ही है। मगर हाँ, झूठा आरोप है। मैं तो सिर्फ़ यही सोच रहा हूँ कि कितना माने किस तरीके के ये झूठे आरोप लगाए, बिना एविडेंस का, बिना किसी चीज़ के आरोप पे आरोप, सिग्नेचर पर माने ब्लैंक चेक्स जमा किए गए हैं। नमस्कार, स्क्रीन पर मेरे साथ एक और शख्स दिख रहे हैं। इनका परिचय है देवाशीष घोष। इनका एक और भी परिचय है। मार्च महीने से पहले 8 महीनों तक इन्होंने सीता सोरेन के साथ उनके पीए के रूप में काम किया। आपको याद होगा मार्च के महीने में इनके और सीता सोरेन के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था, जो सभी न्यूज़ चैनलों में खबर चली थी। लेकिन आज इनसे बात करने आज इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अब इस जो विवाद है उसमें अब एक और कड़ी जुड़ गई है। दरअसल बीते 1 जून को सीता सोरेन की तरफ से देवाशीष घोष के नाम पर एक और एफआईआर दर्ज किया गया। इससे पहले भी मार्च के महीने में बंदूक दिखाने के नाम पर एक मामला दर्ज हुआ था, जिस दौरान ये जेल भी गए थे। अप्रैल के महीने में ये जेल से बाहर निकले और 1 जून को सीता सोरेन की तरफ से एक बार फिर से इन पर एफआईआर किया गया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे देवाशीष से। देवाशीष, ये पुराना विवाद तो सबने देखा, ये 1 जून वाला मामला आप पर कहाँ दर्ज हुआ, क्यों दर्ज हुआ, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए ये 1 जून को अचानक मुझे मीडिया के माध्यम से खबर मिली कि श्रीमती सीता सोरेन जी ने दुमका थाना में, दुमका सदर थाना में उन्होंने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाया है। उसमें उन्होंने मेरे ऊपर विभिन्न तरीके के आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, उनका पर्ची साइन करके पैसा निकाल लिया, ठीक है, मैंने सोने जेवरात खरीदे। ये सभी चीज़ें उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है, जबकि मेरे पास तो पूरे तथ्य के साथ मेरे पास उनका खंडन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि ना ही मैंने उनके चेक से कभी कोई पैसा निकाला है, ना ही उनके चेक में मैंने कभी साइन किया है। क्योंकि जब चेक फॉरेंसिक जांच में जाएगी, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाएगी, तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो सिग्नेचर मेरा है कि नहीं है। अच्छा, कितने पैसे निकालने का आरोप लगा है आप पर? जो ऐसा एफआईआर में कहा गया कि आपने फर्जी साइन करके चेक से पैसे निकाले, कितना पैसा निकालने का आरोप है आप पर? उसमें पैसे का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। उन्होंने बस एफआईआर के अंदर सिर्फ़ ये दिया है कि मैंने फर्जी साइन किया उनके चेक पे और पैसा निकाला। मगर क्या कितना पैसा निकाला ये उन्होंने उसमें नहीं दिया है। हाँ, मीडिया में जो वो क्लेम कर रही हैं कि मैंने 1.5 करोड़ का घपला किया है, उनके चुनाव में 1.5 करोड़ खा गया, तो वो 1.5 करोड़ आया कहाँ से? वो 1.5 करोड़ अगर मैंने खाया है, अगर मैंने अकेले ने 1.5 करोड़ खाया तो पूरे चुनाव में कितना खर्चा हुआ था? अच्छा, आप 8 महीने तक उनके साथ उनके पीए के रूप में काम कर रहे थे। मार्च वाला जो विवाद है वो क्यों शुरू हुआ था? इससे पहले भी अगर हम जाएँगे तो आप सीता सोरेन से कब जुड़े उनके पीए के रूप में? कब से आप लोग एक-दूसरे को पहले से जानते थे या किस रूप में आप उनसे जुड़े? देखिए मैं आपको सही बताता हूँ कि सीता सोरेन जी से मेरी जो मुलाकात हुई थी ये करीबन 2021 की बात है। उस समय मैं जेएमएम में ही था और जेएमएम के कार्यालय में ही प्रोग्राम में उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी। और मैं जबकि एक सोशल वर्कर था तो उनके जो दुर्गा सोरेन सेना जो पार्टी का संगठन जो बना था उसके कोर मेंबर में मैं एक सदस्य उस समय बना और दुर्गा सोरेन सेना को बनाने के लिए, और उसी तरीके से हमारी जान पहचान बनी। लोकसभा चुनाव के टाइम पे उनका जो भी अनबन हुआ उनके पीए के साथ, उन्होंने उनके पीए को निकाल दिया। वो उसके ऊपर भी यही आरोप लगाया कि उसने लोकसभा चुनाव हराने के लिए पैसा खाया है, ये किया है, वो किया है। उसके बाद उनको निकाल दिया गया। उसके बाद मुझे उन्होंने हायर किया। हायर करने के बाद
एक्चुअली मुझे हायर किया गया था एक लमसम सैलरी पे कि हाँ पर मंथ आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, आपको टीए-डीए दिया जाएगा। तो सैलरी हमारी जो रखी गई थी वो 65,000 प्लस टीए-डीए 10,000 रुपीज़ महीने का, आने-जाने का जो भी आपका खर्चा होगा वो 10,000 का और 65,000 का आपका सैलरी रहेगा। ये मौखिक रूप से हम लोगों की फाइनल हो गई थी। तो मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीतने के बाद मैंने एक बार मैडम से पूछा भी कि मैम सैलरी, तो मैम बोली कि चुनाव बीतने दीजिए, एक बार में आपको पूरा दे दिया जाएगा। आज के डेट में अगर मैं देखूँगा कि मार्च तक जो मैंने काम किया, करीबन 6 लाख रुपया तो मेरा मैडम से निकल रहा है, ठीक है? तो मैडम सही तरीके से मैडम खुद नहीं जान रही हैं कि वो जो मेरे ऊपर जो ब्लेम लगा रही हैं, बस ऐसे ब्लेम लगा देने से कुछ होता है क्या? उसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना। उन्होंने ब्लेम कर दिया कि मैंने उनका फर्जी साइन किया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से वो जाँच करवाया जाए। मैं आज आप जो मुझसे यहाँ मिलने आए हैं, पहली बार मैं मीडिया में आया हूँ, ठीक है? एफआईआर हुआ, एफआईआर में अगर वो फॉरेंसिक जाँच हो, ठीक है? पहले भी मेरे पे जो हथियार का ये किया गया, उस समय भी मैंने यही माँग किया कि हायर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उच्च स्तरीय इसका जाँच होना चाहिए। उस हथियार में क्या मेरी फिंगरप्रिंट है क्या? अगर मैं हथियार लेके आया था तो उसमें फिंगरप्रिंट होनी चाहिए ना मेरी। यही सवाल था मेरा कि धनबाद में उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली। एक तो हमने सीता सोरेन का पर्सपेक्टिव जाना जो वो मीडिया चैनल उस पे बताती आई हैं, हुआ क्या था? सर देखिए, वहाँ पे मेरे पे जो सबसे पहला आरोप लगाया जा रहा था, वो लगाया जा रहा था कि मैं इरफान अंसारी जी के साथ मिल कर के उनसे पैसे लेकर के मैंने उनको हरा दिया। ठीक है? जामताड़ा विधानसभा जामताड़ा विधानसभा में। यही मेन टॉपिक उन्होंने उठाया वहाँ पे। उन्होंने मुझ पे गाली-गलौज किया, उनके 15 लोग मुझे मिल के मारे। उस रूम के अंदर 15 आदमी था, जो मुझे मार रहा था, पीट रहा था, मुझसे साइन करवा रहा था। किस चीज पर? मुझे ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन करवाया गया मुझसे, ब्लैंक पेजेस पे साइन करवाए गए मुझसे, मेरे अकाउंट से पैसा निकलवाया गया, मेरे एटीएम से पैसा निकाला गया, जब मेरे अकाउंट में से पैसा खत्म हो गया, मेरे भाई के अकाउंट से पैसा मंगवाया गया। मुझे धमकी दी गई कि तुम पैसा मंगवाओ नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, पैसा मंगवाओगे तो तुमको छोड़ देंगे। अच्छा, ये मतलब आपको छोड़ने के एवज में पैसे मंगवाए जी, जा रहे जी, जी, जी। हैं। कितने पैसे आपके खाते से निकले थे? सर मुझे जो है 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक मार्च टोटल 4 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकाला गया। आप बता रहे थे आपके भाई के खाते से भी कुछ पैसे लिए गए। मेरे भाई एक्चुअली क्या हुआ सर कि उस दिन रात में जब वहाँ पे मुझसे मेरे साथ मारपीट की जा रही थी, उस टाइम पे मेरे अकाउंट में करीबन 1 लाख रुपए थे, ठीक है? वो 1 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिए ऑनलाइन। मेरे अकाउंट से पैसा खत्म हो गया, फिर मुझे बोला गया कि तुम पैसा और मंगवाओ। एक्चुअली उस दिन मेरे से 40 लाख रुपए माँगा जा रहा था। किस एवज में? छोड़ने के एवज में। ठीक है। छोड़ने के एवज में मुझसे 40 लाख रुपए माँगा जा रहा था। तो 40 लाख रुपए एक पॉसिबल हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है सर। तो उस समय मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, बोला कि तुम्हारे पास अभी कितना पैसा है? तो बोला कि 2-3 लाख रुपए होंगे। बोला कि भाई मेरे को जल्दी से भेजो, ठीक है? मुझे जल्दी से भेजो, मुझे अर्जेंट काम है। उसने पूछा भी मुझसे कि क्या काम है? बोला कि कुछ काम है तुम भेजो। वो पैसा भेजने के बाद वहाँ पे मुझे गन पॉइंट पे रख करके सर मेरा एटीएम कार्ड ले लिया गया। आईडीएफसी का एटीएम कार्ड था, आईडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड, वो ले लिया गया। मेरे से पिन ले लिया गया। सर मेरे को पुलिस अरेस्ट कर रही है। मुझे पुलिस लेके गई है पुलिस स्टेशन अरेस्ट करके, और उस टाइम पे धनबाद में अलग-अलग जगहों से, ठीक है? अलग-अलग जगहों से मेरे अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, मेरे एटीएम को यूज़ किया जा रहा है। मैं वहाँ पे पुलिस कस्टडी में हूँ, यहाँ पे मेरे अकाउंट में से पैसा निकल रहा है सर। अच्छा, ये जो 3 लाख रुपए जो आपके भाई ने भेजे, जी। वो आपके खाते में भेजे? मेरे खाते में भेजे। और फिर वो कैश निकाला जा रहा? जी हाँ, जी हाँ। वो 10 तारीख तक निकाला गया, धनबाद से निकाला गया, रांची के अलग-अलग एटीएम से, अशोक नगर, पिस्का मोड़, अलग-अलग एटीएम से निकाला गया, जिस समय मैं जेल में बंद हूँ। अच्छा, ये जो पूरा आरोप है, क्यों लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है या आप पर ये आरोप लग रहे हैं? क्या मुख्य कारण क्या हो सकता है? सर ये टोटली एक कन्फ्यूज़न है। उनको सिर्फ ये कन्फ्यूज़न हो गया, किसी के बहकावे पे हो या किसी भी तरीके से हो। मैंने मैडम को उस दिन भी, जिस दिन वहाँ पे ये विवाद चल रहा था, मैं मैम को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैम आप एक बार इसका अच्छे से आप
जानकारी निकाल लो, एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा लो, सब चीज़ों को सही तरीके से जान लो, फिर आप जो बोलोगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका आरोप है कि मैं इरफान अंसारी से मिला हूँ। अरे इरफान अंसारी को तो मैं कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, कहीं बात नहीं किया। मैं जामताड़ा पहली बार गया था। ये चुनाव में मैं कुछ था भी नहीं। मैं एक सिर्फ सहायक के रूप में था, क्योंकि पहली बार मैं कोई चुनाव में गया था, और 20 दिन में आदमी कितना क्या कर लेगा। आए? और जबकि हिसाब की बात की जाती है, सर आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी के तरफ से, बीजेपी ऑफिस की तरफ से 20 से 25 लोगों का कमेटी बनाई गई थी, जिनको अलग अलग काम दिया गया था। कोई गाड़ी का देखेगा, कोई इवेंट्स का देखेगा, कोई स्टेज का देखेगा, कोई अलग अलग चीजों को देखेगा। सबका कार्यभार था। उन्हीं लोगों को तो सबको ना बुला के हिसाब लेना चाहिए था, मुझसे अकेले से हिसाब क्यों? मेरे ऊपर सबको बुलाया जाए ना वहां पे, कि भाई क्यों हारे। एक पीए क्या कर सकता है वहां पे? जब 25 लोगों का कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? विधानसभा चुनाव में पैसों की गड़बड़ी का भी आरोप लगा था आप पर। देखिए, मैं तो अभी बीच में पेपर में ही पढ़ा और न्यूज़ में भी सुना कि मुझ पे 1.5 करोड़ का आरोप लगाया गया। सर 1.5 करोड़ अगर मैंने अकेले ने खाया है, तो पूरे चुनाव में कितना का खर्चा हुआ है? ये 1.5 करोड़ आया कहाँ से? कहाँ से आया ये 1.5 करोड़? किसने दिया मुझे 1.5 करोड़? उसका प्रूफ दे। खर्च का ब्यौरा क्या था चुनाव आयोग को भेजने का? टोटल 14 लाख। 14 लाख खर्च हुए जी हाँ। और 1.5 करोड़ आरोप है आप पर कि आपने जी हाँ। वो और गबन किया। मैंने 24 जनवरी और 29 जनवरी को मैंने अपना पूरा हिसाब मैडम को हैंडओवर कर दिया था। पूरा का पूरा हिसाब मैंने हैंडओवर कर दिया था। कौन सा हिसाब? जो भी चुनाव आयोग का जो भी ये 14 लाख का जो हिसाब है, क्योंकि देखिए क्या होता है, इनको एक पार्टी जो होती है एक पैसा इनको दी थी, 25 लाख का इनको दिया था, जिसमें से 14 लाख का एक हिसाब है जो खर्चा हुआ। बाकी का पैसा आज भी उनके अकाउंट में होना चाहिए, आज भी उनके अकाउंट में, और उनका पूरा का पूरा अकाउंट उसी तरीके से, जिस तरीके से वो बोलते जा रहे थे उसी तरीके से सब काम हो रहा था। चुनाव आयोग को मैंने 14 लाख का हिसाब दिखाया, मैंने मैडम को भी सेम हिसाब दिया। जब 14 लाख यहाँ पे खर्चा है, 14 लाख का हिसाब मैंने दे दिया, तो फिर कौन सा पैसा मैंने कौन से अकाउंट से निकाल लिया? अच्छा, एक बात बीच में ये भी निकल के आ रही है, डिफेंडर कार का जो प्रकरण है, क्या है वो? डिफेंडर कार नहीं है सर, मेरी गाड़ी की बात हो रही है ना। ये अल्टूरस है, ये सेकंड हैंड गाड़ी मैंने खरीदी थी सर। और मैं आपको वो भी दे सकता हूँ कि उसी दौरान मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आए थे, जो मैंने अपनी खुद की ज़मीन, जिसका मैंने मेरा खुद का ज़मीन है, जिसका मैंने एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट पेपर भी मेरे पास है। मेरे पास जो ट्रांसफ़र आए हैं उसका भी मेरे पास एविडेंस है। जो भी पैसा मुझे मिला है, मैंने उस ज़मीन को 1 करोड़ 24 लाख रुपए में एग्रीमेंट किया है। मेरा कॉमर्शियल ज़मीन है, ऑन रोड का ज़मीन है। 1 करोड़ 24 लाख में मैंने उसका एग्रीमेंट किया है। उसी का पैसा मेरे पास आया है। मतलब कुल मिला के बात करें तो आपके पास आपने जो जमीन का एग्रीमेंट किया उसका पैसा आया, जी। उससे आपने सेकंड हैंड गाड़ी ली। जी। दूसरी तरफ आरोप ये लगा कि जो पैसा आपने गबन किया है, जी। उससे आपने वो गाड़ी ली। जी। यही कुल मिलाकर बात है। जी हाँ, ये है कि मैं, उनका कहना है कि मैंने सोना जेवरात खरीदा। सर जानते हैं आप, मैं ये जो स्टोन पहनता हूँ आज से नहीं पहन रहा हूँ, मैं सालों से पहन रहा हूँ। और मैंने जिस स्टोर से अभी हाल फिलहाल में जो स्टोन लिया था, जबकि मैंने सोना और चांदी नहीं खरीदा, मैंने स्टोन खरीदा था। स्टोन जो खरीदा था वो भी मैंने रिप्लेसमेंट में, मतलब मैंने पुराना स्टोन अपना उनको दिया और उस जगह पे नया स्टोन लिया। जो बाकी का अमाउंट है, जो डिडक्शन करके, आज के डेट में भी वो उधार है, मैंने पेमेंट नहीं किया है। क्या अमाउंट है? वो करीबन 1,71,000 रुपए बाकी है, आज भी बाकी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो आरोप आप पर लगाए गए, पहला आरोप कि चुनाव के समय आपने गबन किया, और अब दूसरा कि आपने चेक पर फर्जी साइन करके पैसे निकाले, जिससे आपने एक गाड़ी ली और सोना जेवरात जो भी आपने खरीदा, इसके विरोध में या आप कहें अपना पक्ष को लेकर आपने कोई मामला दर्ज कराया है? जी हाँ, मैंने धनबाद कोर्ट में अपने तरफ से मैंने मैंने पुलिस स्टेशन में गया था, बट पुलिस स्टेशन उस समय एफआईआर नहीं ले रहा था, तो हमने न्यायालय का दरवाज़ा ठकठकाया। न्यायालय ने हमारा वो एक्सेप्ट किया है
और वहाँ पे ऑलरेडी केस हम लोग का दर्ज हो चुका है। और ये जो दूसरा मामला पे दर्ज हुआ है 1 जून को जी हाँ। दुमका सदर जी हाँ। के थाने जी में, हाँ। इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या आप अगला कदम उठाएंगे इस पर? देखिए कदम क्या उठाना है, जो भी है वो फाइट करना ही है, मगर हाँ झूठा आरोप है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि कितना मैंने किस तरीके के ये झूठे आरोप लगाए, बिना एविडेंस का, बिना किसी चीज़ के आरोप पे आरोप, सिग्नेचर फर माने ब्लैंक चेक्स जमा किए गए हैं। आप अगर देखेंगे एफआईआर में तो सारे चेक्स ब्लैंक्स हैं, जिसमें अमाउंट भी नहीं है, जिसमें नाम भी नहीं है, जिसमें डेट भी नहीं है, खाली सिग्नेचर किया हुआ है, जबकि वो सिग्नेचर मेरा है ही नहीं। वो सिग्नेचर है ही नहीं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास वो भेजें, कहीं पे भी भेजें, वो सिग्नेचर मेरा है ही नहीं। ऐसे 5-6 चेक उन्होंने वहाँ पे लगा दिए कि ये इसने साइन करके रखा था। माने मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं उनके चेक पे साइन करूँगा और उनको हैंडओवर कर लीजिए मैडम, मैंने आपके जगह पे चेक साइन करके मैं आपको दे रहा हूँ। कोई ऐसा कर सकता है? आपको लगता है? अगर किया होता तो वो चेक ऑलरेडी मैं फाड़ के फेंक चुका होता। मैं आप लोग के माध्यम से सिर्फ ये विनती करना चाहता हूँ कि मेरे चीज़ों को उच्च स्तरीय जांच की परमिशन मिले, निष्पक्ष जांच हो, कोई इन्फ्लुएंस में आकर के किसी भी तरीके का कोई मेरे ऊपर दबाव, क्योंकि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब मैं जेल में था तब मेरी माता पिता ने जब न्यूज़ वाले गए थे उनसे स्टेटमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ बोला था कि मेरे बच्चे को फंसा दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के दुमका में मेरी माता पिता, जो मेरी माँ 65 साल के हैं और मेरे पिताजी 75 साल के, उनके ऊपर केस कर दिया गया था, एसटीसी केस। ठीक है, और उसके बाद हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ दिखाया कि मेरी माँ ने तो कुछ बोला ही नहीं है। उनके ऊपर किसी तरीके का कोई माने बोलते हैं ना कि उनके इमेज को कोई नुकसान पहुँचाने का कुछ नहीं बोला। जबकि मेरी माँ के नाम पे उन्होंने बोला कि उस औरत का दिमाग खराब हो चुका है, उस औरत को दिमाग माने जाँच करवाने की ज़रूरत है। मैं आपको फुटेज दे सकता हूँ। इस तरीके के वर्ड तो मेरी माँ के लिए यूज़ किए गए। तो बिल्कुल देखिए, देवाशीष घोष पहले सीता सोरेन के पीए रह चुके हैं और विवाद मार्च से शुरू हुआ और अब जून का महीना जब आया तो पहले जून को इनके नाम पर एक और एफआईआर दर्ज किया गया। ये अपना पक्ष रखने यहाँ पहुंचे थे। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी जारी है, देखना होगा आगे इसमें और कितने नए मोड़ आएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in